Good morning everyone. I am Dr. Sasivala Tiwari, Assistant Professor, Department of History, DAV PG College सिवान। आज हम लोग ओरिजिन ऑफ मौर्याज को डिस्कस करेंगे। जब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कौन थे, तो इसका आंसर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका कोई एक सटीक क्लियर कट आंसर नहीं है। इसके लिए हम लोग कई मतों को, कई धारणाओं को ध्यान में रखकर इसका आंसर करते हैं। जैसे कुछ विद्वान मौर्यों को नीच कुल से उत्पन्न शूद्र जाति का मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें क्षत्रिय प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम लोग कई तरह के सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। इन सोर्सेज में लिटरेरी सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, और बहुत सारे जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए और उन्होंने अपनी जो यात्रा वृत्तांत लिखा, उस पर भी हम लोग डिपेंड करते हैं और इसकी जानकारी हासिल करने में उससे सहायता प्राप्त करते हैं कि मौर्य कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। लिटरेरी सोर्सेज में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण, पतंजलि का महाभाष्य, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी जैसी रचनाएं हमें मौर्य वंश की इतिहास की जानकारी देती है। इससे हमको मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जब हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो उसमें दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, अशोकावदान, मंजूश्री मूलकल्प, मिलिंद पन्हो, महावंश का टीका, ये सारे ग्रंथ हमें मौर्यों के बारे में जानकारी देते हैं। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित जैसे ग्रंथ से भी हमें जानकारी मिलती है। जब हम फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करते हैं तो उसमें यूनानी, रोमन, चीनी, इनकी वृत्तांत को हम लोग देखते हैं, जिसमें मेगास्थनीज के इंडिका को ले सकते हैं, फाहियान और वेनसंग की यात्रा वृत्तांत को ले सकते हैं। इन सारे सोर्सेज से मौर्यों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखते हैं तो इसमें इंस्क्रिप्शंस है, और इंस्क्रिप्शंस में हम इसके लिए कह सकते हैं कि अशोक पहला भारतीय सम्राट था जिसने राजाज्ञाओं को शिलालेखों पर खुदवाया और जनता के समक्ष रखा, जिसको हम लोग इसकी धम्म नीति में पढ़ चुके हैं। और उसके अभिलेख केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। और इन अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि इसकी ब्राह्मी है, लेकिन कुछ अभिलेख खरोष्टी एवं आर्मेनियन, कुछ यूनानी एवं आर्मेनियन में भी लिखे गए हैं। इसके अभिलेख को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। अशोक के अभिलेख को हम लोग कई भागों में बांटते हैं, जैसे पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, केव इंस्क्रिप्शंस। इन सब सारे चीज़ों से भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त मौर्यकालीन कुछ पंचमार्क क्वाइंस हैं जिस पर मोर, पर्वत, अर्धचंद्र है। इससे भी हम लोग मौर्यों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिटरेरी सोर्सेज को लेते हैं और मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मुद्रा राक्षस का जो टीका है उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति का था। विष्णु पुराण के टीकाकार के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म नंद राजा की पत्नी मूरा से हुआ था, और मूरा से उत्पन्न होने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य कहलाया। नंदों को शूद्र जाति का माना जाता है, इसलिए मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य भी शूद्र जाति का ही हुआ। इसी प्रकार मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल एवं कुलहीन शब्दों का व्यवहार किया गया है। बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में भी चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल से उत्पन्न बताया गया है, लेकिन इसके विपरीत बौद्ध साहित्य मौर्यों को क्षत्रिय बताते हैं।
दिव्यावदान में बिंदुसार और अशोक को क्षत्रिय कहा गया है। महावंश में भी मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। इस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त उस क्षत्रिय वंश का था जो आगे चलकर मौर्य वंश के नाम से विख्यात हुआ। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार मौर्य या मौर्य पिपली वन के क्षत्रिय शासक थे। इन लोगों ने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को प्राप्त करने का दावा इस आधार पर किया था कि बुद्ध के समान वे भी क्षत्रिय थे। जैन ग्रंथ मौर्यों को न तो क्षत्रिय मानते हैं और न ही शूद्र। वे चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण परिवार में उत्पन्न मानते हैं। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जिस गांव के प्रधान का पुत्र था, वहां के लोग मोर पालन का व्यवसाय करते थे। इसलिए चंद्रगुप्त राजा बनने के बाद मौर्य कहलाया। जस्टिन भी चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल में उत्पन्न मानते हैं। उनके अनुसार यद्यपि चंद्रगुप्त एक निम्न कुल में पैदा हुआ था, फिर भी वह शासक बनने की क्षमता रखता था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति विवादास्पद है। जहां तक मौर्यों के शूद्र होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में स्पष्ट और निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी का मानना है कि व्याकरण के अनुसार मूरा से मौर्य शब्द का बनना संभव नहीं है। यह केवल मूर से बन सकता है, जिसका उल्लेख पाणिनि ने एक गोत्र के रूप में किया है। विष्णु पुराण का टीकाकार भी स्पष्ट शब्दों में मूरा को शूद्र जाति का नहीं बताता है। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार विष्णु पुराण का टीकाकार व्याकरण के नियमों का पालन करने से अधिक चंद्रगुप्त के लिए एक मां ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अन्य पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मगध में नंदों को समाप्त कर चाणक्य फिर से धार्मिक राजाओं को गद्दी पर बिठाएगा, ऐसा भविष्यवाणी की गई थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चाणक्य जैसा कट्टर ब्राह्मण जो वर्ण व्यवस्था का समर्थक हो, वह किसी निम्न जाति या कुल में उत्पन्न व्यक्ति को गद्दी दिलाने में सहायक नहीं बन सकता है। उसने अवश्य ही चंद्रगुप्त को गद्दी पर इसलिए बिठाया होगा क्योंकि वह क्षत्रिय जाति का था। अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से राजत्व के लिए उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रियों को ही योग्य माना गया है। इस प्रकार कुलहीन का शाब्दिक अर्थ शूद्र जाति या नीच जाति नहीं होता है, बल्कि एक हम्बल फैमिली हो सकता है, जिसका उल्लेख यूनानी इतिहासकार जस्टिन भी करता है। बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। प्रोफेसर एच.सी. राय चौधरी के अनुसार महापरिनिर्वाण सूत्र, जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, उसके आधार पर मौर्यों को क्षत्रिय मानना ही अधिक उपयुक्त है। मौर्यों के क्षत्रिय होने का प्रमाण कुछ मध्यकालीन अभिलेखों से भी मिलता है। इनमें मौर्यों को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है। महावंश टीका मौर्यों को शाक्य कुल से संबंध मानता है, जो सूर्यवंशी थे। राजपूताना गजेटियर में मौर्यों को राजपूत प्रमाणित करने की चेष्टा की गई है। यूनानी लेखक मौर्य शासक वर्ग का उल्लेख करते हैं, मौर्य या मौर्य शासक वर्ग का उल्लेख करते हैं। इस वंश का प्रतीक चिन्ह मोर था, जो नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ और सांची स्तूप के पूर्वी द्वार पर उत्कीर्ण है। इन साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि मौर्यों को शूद्र प्रमाणित करने का कोई स्पष्ट प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और यहाँ तक कि बौद्ध ग्रंथ तो स्पष्ट रूप से मौर्यों को क्षत्रिय प्रमाणित करते हैं। इनसे यह पता चलता है कि मौर्य क्षत्रिय जाति के मौर्य कुल से संबंध थे और वे पिपली वन के शासक थे। जब मगध साम्राज्य का उदय हुआ तो पिपली वन इसके अधिकार में आ गया, इसके अंडर में आ गया, और वे जो पिपली वन के शासक थे वो मगध साम्राज्य की प्रजा बन गए, और इस वंश का उत्थान चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज पिपली वन के शासक थे, और जब यह राज्य मगध साम्राज्य का अंग बना तब मौर्य कुल के व्यक्ति इसके अधीन हो गए और सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपनी माता के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र आया, और वह बचपन से कुशाग्र बुद्धि का था। और एक दिन राजकीलम खेल के दौरान चाणक्य की दृष्टि उस पर पड़ी।
चाणक्य उस समय सुविख्यात शिक्षा केंद्र तक्षशिला का आचार्य था, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं। वह यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को स्वतंत्र करने का संकल्प लेकर मगध के शासक घननंद के पास पाटलिपुत्र आया था, लेकिन नंद राजा ने उसे अपमानित कर निकाल दिया और कहा जाता है कि उसने अपने अपमान से क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा की थी कि नंदों का वह विनाश करेगा। और पाटलिपुत्र से वापस लौटते समय उसकी दृष्टि चंद्रगुप्त पर पड़ी। उसने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे अपने साथ तक्षशिला ले गया और उसे समुचित शिक्षा दिलाकर उसी के द्वारा नंदों के विनाश की योजना उसने बनाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वंश के थे, शासक वर्ग के थे, और इस मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने नंदों के अत्याचारी शासन से मगध की जनता को मुक्ति दिलाई और मौर्य वंश की नींव रखी। उसने यूनानी आक्रमणकारियों से भी भारत को मुक्त किया, इसलिए उसे लिबरेटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम उसे क्षत्रिय मान सकते हैं, शासक वर्ग का मान सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की में अपने न्यू मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और मगध को एक साम्राज्य में, विशाल साम्राज्य में परिणत कर दिया। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक्स।